हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम गुरुकुल। तो आज हम लोग क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व डिटेल में करेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में उसके बारे में जितना हो सके जानकारी देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ जनरल गाइडलाइन दिया हुआ है कि कुल रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आंसर करने से पहले हम लोग जानेंगे चीजों को कि किसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक हम लोग पहले पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि इंसान को, ह्यूमन बीइंग को दो एक्टिविटी करना पड़ता है। ठीक है, सबको दो एक्टिविटी करता है, इसमें से एक रहता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बताए थे इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या था। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे, क्यों? फॉर अर्निंग मनी, अर्निंग मनी। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर हम लोग कैटेगराइज किए थे, थ्री कैटेगरी में बांटे थे। क्या क्या था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी? जैसे हो सकता है हमारा बिजनेस, या फिर हमारा हो सकता है प्रोफेशन, या फिर एक हो सकता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों मेथड करते थे, ये तीन चीज करते थे जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, तो अर्न मनी कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कैसा एक्टिविटी, जो हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए ना, फॉर अर्निंग मनी। तो देखो, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेंगे तो इसमें प्रोडक्शन करेंगे गुड्स तो पैसा मिलेगा, ट्रेडिंग करेंगे गुड्स का, इसमें भी पैसा मिलेगा, प्रोफेशनल कोई सर्विसेज करेंगे तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन हम लोग सोशल सर्विस करेंगे, समाज का सेवा करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ना कि बस आंसर बता रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताएं कि तीन कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक है, ये तीन मेथड से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसे एक बिजनेस करता है, बिजनेस में प्रोफेशन जो बनना है, सीए डॉक्टर बनने के बाद प्रोफेशन को चूज करेगा, उधर से पैसा कमाएगा। और थर्ड में एम्प्लॉयमेंट, जो जॉब करके हम लोग को क्या मिलता है, सैलरीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बोल रहा है बिजनेस लाइक वेदर इज विथ अस एवरी डे। तो ये डिफिनेशन कौन दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है व्हीलर। इसमें एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं, वो बोला है तो इसी को करना पड़ेगा। ये बात वगैरह सबका अलग अलग दिया हुआ है, जैसे है नहीं, ये कंपनी का डिफिनेशन दिया हुआ है। मार्शल हमारा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, बाटी अकाउंट्स के बारे में बात करता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बोल रहा है क्या, व्यवसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है। कहाँ पे जोखिम, बिजनेस रिस्क नहीं होगा? तो भाई चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर यहाँ है तो रिस्क तो यहाँ बात हो ही रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, गुड मैनेजमेंट। तीसरा बोल रहा है एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, तो भी रिस्क होगा भाई। पावर फेलियर, तो भी रिस्क है। लेकिन गुड मैनेजमेंट, अगर अच्छा मैनेजमेंट हम लोग करेंगे तब क्या होगा, हमारा रिस्क का चांसेस नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमर्स। तो मान लीजिए कॉमर्स किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ना था कि कॉमर्स क्या है,
जो हमारा सेकंड टर्सरी इंडस्ट्री था, जहाँ पे हम लोग बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, है ना, ताकि हमारा फाइनल जो गुड्स है, फैक्ट्री से लेके होलसेल से रिटेल से लेके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, ये सारा प्रोसेस में हेल्प करता है कॉमर्स। ठीक है, तो क्या बोलता है कॉमर्स क्या है? तो बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स क्या है? तो पार्ट ऑफ ट्रेड भी है। कॉमर्स क्या है? इंडस्ट्री का भी पार्ट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। बोलता है माइनिंग क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री है, एक्सट्रैक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? चलो पहले इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंडस्ट्री को हम लोग 3 कैटेगरी में बांटे थे। तो पहला था प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा था सेकेंडरी, और तीसरा था टर्सरी। टर्सरी फिर प्राइमरी इंडस्ट्री में जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्स को एज अ रॉ मटेरियल ले रहे थे। फिर प्राइमरी को हम लोग फिर 2 कैटेगरी में बांटे थे। क्या था? एक था जेनेटिक, और दूसरा था हमारा एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक में बताए थे कि जेनेटिक क्या होता है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नेचर से ही हम लोग लेते हैं चीजों को। और जेनेटिक में क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स आ जाता है। ये भी नेचर से ही लेते हैं, लेकिन ह्यूमन एफर्ट आ जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, है ना, हम लोग तालाब में मछली पालते हैं, फिशिंग करते हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। मुर्गी पालन कर रहे हैं, हैंड, और डेयरी फार्मिंग, ये सारा एग्जांपल आ जाएगा जेनेटिक का। एक्सट्रैक्टिव का क्या आ जाएगा? जो डायरेक्ट हम लोग नेचर से लेते हैं। जैसे फिश का ही आएगा एग्जांपल, तो फिश जो हम लोग नेचर से डायरेक्ट ले रहे हैं, जैसे रिवर से लिए फिश, रिवर से, तालाब से, या फिर आयरन, आयरन और कर रहे हैं, या फिर माइनिंग, ये डायरेक्ट नेचर दे रहा है, ना कि हमारा ह्यूमन एफर्ट्स का नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर हो गया। थ्री इंडस्ट्री भी 3 कैटेगरी में बांटे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में 2 कैटेगरी है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम लोग बांटते हैं 2 कैटेगरी में, फिर उसमें से भी बांटते हैं और 3-4 कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो चलिए इंडस्ट्री को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इधर। हम जो प्राइमरी इंडस्ट्री 2 कैटेगरी में बांटे, सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हम लोग 2 में बांटते हैं। एक बोलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में या तो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे या तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का पूछ रहा है कि कौन सा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये तो हमारा आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के टाइप में। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा बस शुगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिएबिलिटीज ऑफ कर्ता इन हिंदू फैमिली बिजनेस, तो क्या होता है? तो हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखें क्या, कि एक होता है सोल ट्रेडर, और फिर HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और पार्टनरशिप। तो HUF में जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें कर्ता का लायबिलिटीज क्या होता है? तो अनलिमिटेड होता है। सोल ट्रेडर है, यहाँ पे भी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है मेंबर का, सॉरी,
ओनर का लायबिलिटीज, और पार्टनरशिप में पार्टनर का भी लायबिलिटीज होता है अनलिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना क्या कंपलसरी है? तो यस, ये कंपलसरी ही होता है। इसके बिना हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ या हुआ है। तो ये कब आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट? ये आया था 1912। क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इसमें मिनिमम 10 पर्सन मिल के एक 10 मेंबर मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, और उसका मेन मोटो क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है। ठीक है। कोऑपरेटिव भी देखे थे हम लोग, 6 टाइप का था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड्स टू सोसाइटी? अब समाज के लिए कौन अधिकतम हितकर कर सकता है? तो बिजनेस सक्सेस, प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा, लो रेगुलेशन रहेगा, इथिक है, प्रोफेशनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथिक्स। अगर नैतिकता रहेगा समाज में, तो वो मैक्सिमम गुड काम हो सकता है, अच्छा काम कर सकता है सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। That in an enterprise must behave as a good citizen is an example of its responsibility towards। इसका है तुम्हारा टूअर। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट। सिटीजन, गुड सिटीजन होता है गवर्नमेंट के रिगार्ड में। चलो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है क्या? नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या नेचर है? क्यों हम लोग आउटसोर्सिंग करते हैं? आउटसोर्सिंग करने का मेन मकसद था हमारा क्या? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या था, पहले ये बताते हैं कि हम लोग मान के चलो बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बुक्स का, ठीक है, किताब का। तो हमारे पास जो भी लेबर है बुक को छापने के लिए मशीन चलाता है वो, ठीक है। लेकिन अगर हमको चाहिए सिक्योरिटी गार्ड कि हमारा वहाँ पे चोरी वोरी हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? SIS वाला को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि हमारा पूरा इंडस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का पहरा आप करवा दीजिए, उसके बाद हम कुछ पे कर देंगे। पे करने से क्या होगा? हमको अलग से एम्प्लॉय को हायर नहीं करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह सब वो करा हुआ हमको मिलेगा। इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा? इनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। हाई क्वालिटी सर्विस भी मिलेगा, और साथ में नीड ऑफ प्रेजेंट टाइम भी मिलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चूजन फॉर ए रिस्की बिजनेस? कौन सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा यही। सबसे ज्यादा रिस्क हमारा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। इन प्राइवेट इंटरप्राइज ऑडिट इज, प्राइवेट इंटरप्राइज में ऑडिट क्या है हमारा? ऑप्शनल है। इसको हम लोग करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते। ऑनर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, कौन होता है पब्लिक इंटरप्राइज का ऑनर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट। प्राइवेट का प्राइवेट ही होता है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्यूचर ऑफ ई बिजनेस इन इंडिया इज, क्या है ई बिजनेस का फ्यूचर? तो इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका ब्राइट ही है, उज्जवल भविष्य ई बिजनेस का। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितना होता है? तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछिए कि प्राइवेट कंपनी में कितना होता है और पब्लिक कंपनी,
तो मिनिमम होता है प्राइवेट में 2 और पब्लिक में होता है 7, और मैक्सिमम होता है 200 प्राइवेट में और पब्लिक में इन्फिनिटी, जितना हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम 7। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉर्मली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या है तो नो वोटिंग राइट, लिमिटेड वोटिंग राइट, फुल वोटिंग राइट, या फिर नो वोट। तो इसका आंसर हो जाएगा नो वोटिंग राइट। दो शेयर होता है क्या, टू टाइप का, एक टाइप तो बहुत सारा है लेकिन नॉर्मल लोग कैटेगराइज करते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर और इसका बड़े भैया है इक्विटी शेयर। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और इसको क्या होता है, वोटिंग राइट मिलता है। यही बस वोट करता है। प्रेफरेंस शेयर इसका नाम क्यों है? ताकि इसको प्रेफरेंस मिलता है। क्या प्रेफरेंस मिलता है? इसको जो फिक्स परसेंटेज में रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और दूसरा, अगर जब कंपनी वाइंड अप होगा तो पहले इसको पेमेंट मिलेगा। बस, बाकी दोनों भाई है, छोटा भाई है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड। अगर ये जो कैपिटल है, हमारा कंपनी बड़ा सा है, कैपिटल है, इतना पूंजी है, फिर इसको क्या करते थे हम लोग, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए। और क्या किया, अब इतना एक जन तो कोई कैपिटल दे नहीं सकता, इतना पैसा, करोड़ों का पैसा, तो करोड़ों को लोग छोटा छोटा में हिस्सा कर लेते हैं, और एक छोटा हिस्सा कोई भी खरीद सकता है, 10,000 20,000 लाख। तो ये छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते थे हम लोग शेयर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेयर। क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोल रहा है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज, ये क्या है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो ये है तुम्हारा पब्लिक कॉर्पोरेशन में तो, हाँ ये पब्लिक कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, क्या है मल्टीनेशनल कंपनी का मेन स्कोप? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल मार्केट। इंटर मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है कि सारा कंट्री में अपना ब्रांच खोल के रखता है। द मोस्ट सुटेबल अकाउंट फॉर बिजनेसमैन, कौन सा अकाउंट बिजनेसमैन के लिए सुटेबल है? इसको भी हम लोग पढ़े थे, तो बहुत सारे टाइप ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, या फिर ऑल ऑफ देम। तो बिजनेसमैन के लिए होता है परफेक्ट करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसको बिजनेसमैन को पैसा सर्कुलेट होते रहता है, तुरंत पैसा आएगा, हर दिन पैसा जाएगा। तो सेविंग करेगा तो फिर कहाँ से हो पाएगा, पैसा उसको हर दिन चाहिए, दरकार है सर्कुलेट करने के लिए। विच ऑफ फॉलोइंग केम अंडर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंडर में आएगा? तो चलिए, पहला है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये भी आएगा। डेबिट कार्ड भी आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस, जो हम लोग, फायर इंश्योरेंस होता है जनरली 1 साल के लिए, गाड़ी वाड़ी के भी करते हैं 1 साल, फिर हम लोग रिन्यूअल करना होता है बार 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 बार। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, हम लोग क्यों इंश्योरेंस कराते हैं? ताकि हम लोग को इंडिमिनिटी, क्षतिपूर्ति हो सके, है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं कमाते हैं, ताकि हम लोग का जो नुकसान हो, नुकसान का भरपाई होने के लिए कम से कम हम लोग फिर से स्टार्ट कर सके कोई भी काम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया, कब हुआ था? तो हुआ था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, कहाँ पे इंटरनेट इंडिया में होता है? चलिए आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में,
लाइब्रेरी में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, या फिर बैंक में होता है? आप लोग कहाँ कहाँ देखे हैं इंटरनेट सुविधा का इंडिया में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय वेयर हाउस? तो हम लोग पढ़े थे कि 6 टाइप ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करती है कॉमर्स। तो यहाँ पे बात हो रहा है वेयर हाउस का। वेयर हाउस का, तो वेयर हाउस के कारण हमारा क्या होता है? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी का मतलब जैसे अभी हमारा चल रहा है ठंडा का दिन, तो ठंडा के दिन में सारा अनाज हो जाता है, चावल। और गर्मी के दिन में तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को यूटिलाइज करेंगे। कैसे? ठंडा के दिन में सारा क्रॉप्स को स्टोर कर दे कोल्ड स्टोर में, फिर गर्मी में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेयर हाउस वेयर हाईली पेरिसेबल गुड्स आर केप्ट सेफली। जो हाईली पेरिसेबल, जो मतलब बहुत जल्द खराब होने वाला है गुड, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? गवर्नमेंट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, या फिर कोल्ड वेयर हाउस। इसको हम लोग रखेंगे कोल्ड स्टोरेज में, जल्दी खराब होने वाला। देखो वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है कंपनी का? तो ओनर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है? पेड ऑन डिवेंचर। हम लोग डिवेंचर बाय करते हैं, तो उसके बदले हम लोग को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और अभी अगर क्वेश्चन में दिया रहता है पेड ऑन शेयर, शेयर में हम लोग क्या देते हैं? उसको बोलते हैं डिविडेंड। शेयर मतलब यहाँ पे दोनों शेयर हो जाएगा, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। दोनों हम लोग क्या देते हैं? तो डिविडेंड। ठीक है। बाद बाकी में हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट। डिवेंचर में भी देंगे, लोन लेंगे तो भी हम लोग को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बोल रहा है क्या? फाइनेंस रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर। हम लोग फाइनेंस रिसीव करेंगे शेयर के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा? हम लोग शेयर के लिए खरीदते हैं, तो शेयर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबा समय के लिए होता है, कि जब कंपनी वाइंड अप होगा तब हम लोग को पैसा लौटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा, रीजनल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए भाई? तो स्मॉल बिजनेस, छोटा छोटा उद्योग चाहिए, छोटा छोटा क्षेत्रीय विकास करने के लिए, है ना? जैसे गांव में भी मेक इन इंडिया का कितना सारा प्रोजेक्ट है, कि गांव में महिला सब कोई छोटा मोटा साबुन का फैक्ट्री चला रही है, तो कोई पत्तल का बना रही है, तो फिर वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ अ स्मॉल इंडस्ट्री? क्या प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का? तो इनएडुकेट फाइनेंस तो है, प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ट्रेन परसेंट, ये भी है समस्या। ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये भी समस्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये समस्या नहीं है क्या? कि लोकल डिमांड, लोकल डिमांड तो है, जबरदस्त रहता है स्मॉल इंडस्ट्री। रिटेल सेलर सेल गुड्स टू रिटेल, सेल किसको करता है गुड्स को भाई? तो कंज्यूमर को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिटेल पहले इंडस्ट्री में गुड्स हम लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर कर लिए यहाँ पे, उसके बाद ये गुड्स कहाँ पे भेजता है? होलसेल। फिर होलसेल क्या करता है? गुड्स किसको देता है? रिटेलर को। ठीक है। तो फिर ये रिटेलर किसको देता है? ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि इंडस्ट्री किसको गुड्स को सेल करता है, तो ध्यान में रखना उसको होलसेल को। ठीक है। और फिर होलसेल किसको देता है? रिटेल को। हाँ, होलसेल कभी कभी ऐसा होता है, डेड कंज्यूमर भी खरीदता है, लेकिन इसका
ध्यान में रखना कि रिटेल के थ्रू ही जाता है, चेन बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बाय करना पड़ता है होलसेल के पास। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कंज्यूमर। 35 बोल रहा है सुपर बाजार आर एग्जाम्पल ऑफ। तो सुपर बाजार किसका एग्जाम्पल है? डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, मल्टीपल शॉप या नन ऑफ द अबव। तो सुपर बाजार है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज डिपार्टमेंट स्टोर वेयर ओरिजिनेटेड। कहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजिनेटेड हुआ है था? तो ये सबसे विकसित जगह था अमेरिका, यहीं से स्टार्ट हुआ है हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मैट रिसीप्ट। ये हमारा इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड लास्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे। और एक दूसरा था री एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग दूसरा नाम से बोल रहे थे INT, इंटर PO, इंटरपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? जब हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में सेल कर रहे थे गुड्स को, कहाँ पे? अदर कंट्री। और इंपोर्ट में जब हम लोग बाय कर रहे थे, कहाँ से बाय कर रहे थे? तो अदर कंट्री। और री एक्सपोर्ट या फिर इंटरपोर्ट में क्या कर रहे थे? हम लोग इंपोर्ट किए और फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मतलब दोनों कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा सामान को बाय किए दूसरा कंट्री से, फिर इसको हम लोग छोटा छोटा कंट्री में जाके बेच देते थे। तो जब हम लोग मैट रिसिप्ट इशूड बाय, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते तो बहुत सारा प्रोसेस होता, तो लास्ट प्रोसेस में जो होता है शिप का जो कप्तान होता है वही हमारा मैट रिसिप्ट इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से होता है एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्टिंग? जहाजीबिलिटी से नहीं, इंडियन से बाय स्टार्टेड पार्टी। इसका क्वेश्चन कंफ्यूजन है। सेकेंड में था इंडीड, पहला में था हमारा कोटेशन। कोटेशन नहीं दिया हुआ मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, इंडीड ही हो। नेक्स्ट है 39, व्हेन इंपोर्ट एक्सीड द एक्सपोर्ट देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल। अब क्या बोल रहा है? इंपोर्ट तुम्हारा एक्सीड हो गया एक्सपोर्ट से, मतलब हम लोग बाय किए हैं ज्यादा, सेल किए हैं कम। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश। वर्ल्ड बैंक कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश हुआ था तुम्हारा 1944 को। तो आज हम लोग टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े, उसको कमेंट में आप लोग को बताना है, आंसर करना है क्या होगा। और आप लोग और चाहते हैं इस तरह वीडियो को, दूसरा मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, या फिर कोई चैप्टर में कंफ्यूजन है आपको क्लास 11th में या फिर 12th में फ्यूचर में, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर में कंफ्यूजन है, तो उसका हम वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे। तो क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में लाइक बटन को भी दबाना है। ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।